जो सबमिट कराना है, अगर जो है वो आपकी डेडलाइन नेक्स्ट क्लास में है मंडे वाले दिन। जो मॉर्निंग के स्टूडेंट्स हैं BS5B मंडे वाले दिन सबमिट कराएं, उसमें SSD कर लें और जो नेक्स्ट ट्यूसडे वाले दिन है वो ER रिलेशन नॉर्मलाइजेशन करें, और ये काम आप वीकेंड पे सारे कर लें। तो इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रिपीट करते हैं इसकी कन्वेंशन वगैरह, और एग्जाम्पल सिनेरियो दोबारा रिपीट करके फिर हम ER वगैरह टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। काफ़ी लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि कैसे नॉर्मलाइजेशन है, क्या रूल्स होते हैं, क्या चीज़ पिक करते हैं, कैसे टेक्निक है, ER कैसे पिक करते हैं। तो ER पे सारी चीज़ें करेंगे। इस डॉक्यूमेंट में जो इसने ER बनाई है वो टाइम मिला तो वो देख लेंगे, बट बाद में देख लेंगे, बट पहले हम इसको देख लेंगे जी। सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम दोबारा से कल, क्योंकि हमने 40 मिनट्स इस पे लगाए थे और हमने इसको क्लियर कर लिया था, बट थोड़ा सा रिवाइज करते हैं 10 मिनट के अंदर, ताकि आपका एक क्लियर हो जाए, रिफ्रेश भी हो जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। एक चीज़ याद रखनी है कि सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम जो है, पिछला जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया था फुली ड्रेस यूज केसेस, तो फुली ड्रेस यूज केसेस में एक सेक्शन था जिसको बोलते हैं मेन सक्सेस सिनेरियो। मेन सक्सेस सिनेरियो का मतलब यही है कि जो भी प्राइमरी एक्टर है, जो यूज़र है, वो जो एक्टिविटी है या फीचर है वो सिस्टम में किस तरह परफॉर्म करता है, यानी वो क्या स्टेप्स परफॉर्म करता है, यूज़र किन सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स वो परफॉर्म करता है इन सीक्वेंस, और सिस्टम आगे से उसको कैसे रिस्पॉन्स करता है। ये तो सारी चीज़ें ये हम उसमें मेन सक्सेस सिनेरियो में देखते हैं। और यह याद रखें कि जो सक्सेस सिनेरियो है उसमें सिर्फ सक्सेसफुल वे ऑफ कंप्लीटिंग टास्क बाय यूज़र इन अ सिस्टम वो देखी जाती है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि अगर वो यूज़र इनवैलिड करेगा या टास्क नहीं होगी तो क्या होगा। वो फुल ड्रेस यूज केस में एक और सेक्शन है जिसको बोलते हैं एक्सटेंशन पॉइंट्स, उसमें देखा जाता है अगर इनवैलिड हो तो उसमें वो चीज़ देख देगी। अब सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम एज द नेम शोज, सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम यानी लेट्स से अगर हम लॉगिन की एग्जांपल लेते हैं और हमने फुल ड्रेस यूज केस में एक सक्सेस सिनेरियो में लिखा था कि लॉगिन करने के लिए यूजर क्या एक्शन परफॉर्म करता है, यूजर अपना आईडी और पासवर्ड डालता है, सिस्टम क्या करता है, सिस्टम सेकंड स्टेप में क्या करता है, सिस्टम उस आईडी और पासवर्ड को वेरीफाई करता है फ्रॉम द डेटाबेस। आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे ना, इंग्लिश में लिख रहे जो फुल ड्रेस यूज केस में सिस्टम वेरीफाई करता है। और थर्ड पॉइंट, सिस्टम रिस्पॉन्स क्या करता है, सिस्टम साइड से क्या एक्शन होता है कि कंफर्मेशन आ जाती है कि सक्सेसफुल लॉगिन। ये था उसका मेन सक्सेस सिनेरियो। अब सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम में उसी स्टेप्स को हमने एक डायग्रामिक वे में प्रेजेंट करना है इन सिस्टम सीक्वेंस, बट इसकी कुछ कन्वेंशन, रूल्स और साइन नोटेशंस के तहत फॉलो करना है, ऐसे नहीं करना। और जो सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम आप बनाएंगे ये आपने विजुअल में बनानी है, और आप पहले कुछ रफ में बना लें, आप उसको विजुअल में बनाते जाएंगे, बहुत इजीली ये बन जाती है, क्विकली बन जाती है, वर्ड में नहीं बन सकती है ना, उसमें कोई फैसिलिटी है, क्योंकि इस पे आपने ये एक्टर्स के, सिस्टम के और ये मोर एंट्रीज के इनकी कुछ साइंस देने हैं, वो नोटेशंस आपको मिलेंगे नहीं। अगेन इसमें ये थोड़ी सी गलतियां हैं कि जो इसका कवर पेज है, आप हर एक का कवर पेज डॉक्यूमेंट का बनाएंगे, कवर पेज ब्रीफ कर रहा है और उसकी डेट, उसका वर्जनिंग और उसकी डिस्क्रिप्शन भी आपने जो रिवीजन हिस्ट्री देनी है सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम की, फर्स्ट डॉक्यूमेंट कब बनाया और इसकी प्रिपरेशन किसने की, ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। अच्छा, तो इसको अब कन्वेंशंस के तहत फॉलो करना है, और मैंने इसको बताया था कि ये जो लॉगिन प्रोसेस इसने लिखा हुआ है ये बेसिकली है प्रोसेस लॉगिन है, इसने उल्टा लिख दिया, ये भी मिस्टेक है। SSD का नाम ये लेफ्ट साइड पे यूज़र साइड होगी, यूज़र जो भी एक्शन परफॉर्म करेगा लेफ्ट से टुवर्ड राइट होगा। और ये हम इसके कन्वेंशन और रूल्स देख रहे हैं, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। कल भी हमने लेक्चर देखा था, तसल्ली से लेक्चर सुने और अपने अपने जो आर्टिफैक्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको यही कॉपी पेस्ट छापा पे ना करें, पहले अपने रफ रजिस्टर पे बनाएं, जितने भी आपके यूज केस है खुद बनाएं, खुद लिखें उसके क्या कन्वेंशन, क्या मेथड होंगे, फिर वो ड्रॉ करें, फिर आपकी प्रैक्टिस होती है। अगर लेट से नेक्स्ट वीक में मैं इसी तरह फिर एक आपको एक क्विज, एक सिनेरियो दे दूंगा, इसका यूज केस, इसकी SSD बनाएं, कैसे बनाएंगे, तो जो जो परफॉर्म करेगा या जो जो उसको अटेम्प्ट करेगा या जो जो जारी बात है तैयार करेगा तो वो इजीली बना देगा। तो वरना फिर फाइनल पेपर में आप क्या बनाएंगे, आपको कुछ पूछा जाएगा इस सिनेरियो में से आप एक यूज केस बनाएं, इसकी डायग्राम बनाएं, कैसे बनाएंगे, कॉपी पेस्ट छापा ही करेंगे। इसीलिए ये जो सारी प्रैक्टिस हो रही है, ये आपकी टॉपिक्स भी हो रहे हैं, आपके आर्टिफैक्ट्स की भी प्रैक्टिस हो रही है, आपके फाइनल पेपर की तैयारी भी हो रही है। अच्छा, सिस्टम साइड हमेशा राइट साइड पे होगी, उस सिस्टम का सिंबल जो रेक्टेंगल है ये भी हो सकता है, और वो जो मॉनिटर की तरह की शेप एक होती है वो भी आपके टूल्स में सिस्टम की डिपिक्शन शो करती है, वहाँ पर लिखा होगा सिस्टम, वो उठा के आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इधर डालेंगे, एक्टर उठा के या यहाँ पर डालेंगे, एक्टर का नाम डालेंगे, एक एक्टर है मल्टीपल एक्टर है तो ये फ्रंट स्लैश डाल के डालते रहेंगे।
हमेशा ये सिस्टम बाउंड्री डॉटेड लाइन में आएगी, ये कन्वेंशन है, इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। जो आपको बाउंड्री नज़र आ रही है ये डॉटेड लाइन में नज़र आएगी। और अगर मैं थोड़ा सा आपकी इजाज़त से यहाँ पर कोई और हरकत ना करे, क्योंकि अगर मैं एनोटेशन करूँगा, और अगर ये याद रख लेंगे, अगर कोई और एनोटेशन, एनोटेशन का मतलब है कि अगर लेट्स से कोई और यहाँ पर कोई करेगा तो उसका नाम आ जाएगा, और मैं स्ट्रेट अवे उसको क्लास से बाहर उठा के कर दूंगा, और नेक्स्ट टाइम उसको क्लास के लिए अलाउ भी नहीं करूँगा। तो इसलिए काइंडली जो है इस चीज़ से अवॉइड करना। ये देखिए, ये वाली जो चीज़ है, ये आपका एसएसडी का नेम आ गया। यहाँ पर इसने गलत लिखा हुआ है, जो पीछे से एसएसडी का नाम होगा वही आप एसएसडी का नाम लिखेंगे। और लेट्स से, सॉरी, ये तो मेरी यहाँ से आ रहा है, और ये वाला एसएसडी का सीक्वेंस होगा। ये एसएसडी 01 नजर आ रही है आपको। ये प्राइमरी एक्टर का सिंबल है, यहाँ पर प्राइमरी एक्टर है और एक्टर का नेम आएगा। जितने मल्टीपल एक्टर है आप यहाँ पर डालते जाएंगे, ठीक है। ये तो काम खराब हो गया। ओके, ओके जी। हमने हमेशा सबसे पहले ना स्टार्ट कोई करनी है, कोई भी एक्टिविटी है तो हमेशा हम उसको स्टार्ट करेंगे। यानी इसका मतलब है ये एक मेथड नहीं कॉल हुआ, एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ। स्टार्ट और बीच में एसएसडी का नाम होगा और एंड में प्रोसेस होगा। अब यहाँ पर अगर एसएसडी का नाम जो यहाँ पर प्रोसेस लॉगिन होता तो आप लिखते स्टार्ट प्रोसेस लॉगिन फिर प्रोसेस। तो इसने डेफिनेटली उसको थोड़ा सा अल्टर कर दिया, स्टार्ट लॉगिन प्रोसेस कर दिया, बीच में स्पेस देनी थी, स्टार्ट के बाद स्पेस, फिर एसएसडी का नाम, फिर स्पेस और फिर प्रोसेस। एक एक्टिविटी स्टार्ट होगी और सिस्टम यूजर की तरफ से एक एक्टिविटी स्टार्ट हुई। फिर क्या हुआ, ये जो सेकंड लाइन है ये सबसे मोस्ट टेक्निकल है, और यही इसमें एक याद रखने वाली प्रैक्टिस की बात है, और कोई इतना मुश्किल ये चीज़ नहीं है। और जी, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बहुत कम है और आस्ता आस्ता ये बढ़ रही है। टाइम पे लोग नहीं आते। जी, जो सेकंड लाइन में है, ये जो यूजर लॉगिन नजर आ रहा है, ये क्या चीज है? ये बिजनेस लॉजिक लेयर जो आपकी सेकंड लेयर है, ये उसका मेथड नेम है। यानी अगर आपने कोडिंग भी करनी है तो आपने ग्राफिकल जो फॉर्म आपने लॉगिन की स्क्रीन का बनाया होगा, आईडी पासवर्ड नीचे लॉगिन का बटन दिया होगा, उस बटन के पीछे जो है आप आईडी और पासवर्ड की वैल्यू गेट करेंगे। मगर वो आईडी पासवर्ड आप वहीं पर क्यूरी नहीं लगाएंगे। मैंने पूरा आपको एंटायर पढ़ाया हुआ है आर्किटेक्चर की कोडिंग कैसे करनी है। वो डाटा जो है आईडी और पासवर्ड, वो आप एक बिजनेस लॉजिक लेयर में एक मेथड बनाएंगे जिसका नाम होगा यूजर लॉगिन। ठीक है, ये जिस तरह ये लिखा हुआ है, बनाएंगे, अभी बनाया नहीं, मगर पहले से आप सारी ये डिजाइनिंग करें कि ऐसे ऐसे कर रहा है। यूजर लॉगिन बनाएंगे और उसमें वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की क्लास में उस क्लास का एक इंस्टेंस बना के मेथड कॉल करेंगे और पैरामीटर्स के थ्रू भेज देंगे और वो बीएलएल की क्लास में चला जाएगा। ये मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट है और वो भी करके बताया हुआ है, और उसकी कोडिंग एग्जांपल भी मैंने आपको बताई, एक्सप्लेन की भी है। और उसका मेथड, अब ये होता क्या है, सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम बेसिकली क्या है। जो ही यूजर ने लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाली और रिक्वेस्ट की लॉगिन करने की, अब बैकएंड पे एसएसडी क्या करती है, इसके लॉगिन के बटन के पीछे की क्या मतलब क्या हो रहा है उसके पीछे। जो ही आपने लॉगिन किया तो एक सिस्टम में एक रिक्वेस्ट कॉल होगी। वो रिक्वेस्ट कॉल क्या होगी, ये वाला मेथड या ये वाला ऑपरेशन यूजर लॉगिन बीएलएल बिजनेस लॉजिक लेयर सेकंड लेयर की क्लास का कॉल होगा। और ये इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि इस मेथड में ये इन्फॉर्मेशन, ये जो यूजर आईडी है एज अ पैरामीटर, ये इन्फॉर्मेशन जा रही है और यूजर सिस्टम के बाद रिक्वेस्ट चली गई। ये मेथड प्रोसेस हुआ, सिस्टम ने जो भी उसको प्रोसेस वेरीफाई किया, और सिस्टम की तरफ से डॉटेड लाइन में क्या आएगा, एक कंफर्मेशन मैसेज। आप लिख सकते हैं कंफर्मेशन सक्सेस लॉगिन सक्सेसफुली, कंफर्मेशन मैसेज इज बीन शोन टू द यूजर। प्रॉपर्ली लिखेंगे एक कंफर्मेशन मैसेज। जिस तरह नीचे ऐड आइटम है तो आप लिखेंगे कि ऐड आइटम प्रोडक्ट इज बीन सक्सेसफुली एडेड इनटू द सिस्टम। जो भी, तो हमेशा याद रखना है कि यूजर साइड की तरफ से जो एक्शन होगा वो एरो होगा स्ट्रेट अवे, और सिस्टम की तरफ से जो भी रिस्पॉन्स होगा वो डॉटेड लाइन में होगा। इसी तरह ऐड आइटम है, और आप देख लें डेटा एंट्री ऑपरेटर को एक एक्सेस हासिल है, स्टार्ट किया, स्पेस देंगे, इसमें मिस्टेक है, स्टार्ट स्पेस ऐड आइटम, एसएसडी का नाम जो भी होगा वो यहाँ पर बीच में एसएसडी का नाम लिखेंगे।
ऐड आइटम और स्पेस देके प्रोसेस, एक एक्टिविटी स्टार्ट हुई, फिर देखिए एंटर का कीवर्ड है। ये बड़ी ये टेक्निकल सी बात है कि जब भी आप कोई ऐड की कोई एसएसडी बना रहे हैं, ऐड प्रोडक्ट, ऐड डीलर, ऐड एम्प्लॉय, उसमें ये एंटर का एक कीवर्ड यूज करेंगे, ये जो एंटर का वर्ड है, ठीक है। इसके अलावा आप देखें, मैंने आपको कल भी बताया था, ये चीज रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपकी कंफर्मेशन हो जाए। सर्च आइटम है, इसमें कोई देखिए एंटर का कीवर्ड यूज नहीं हो रहा। तो ये एंटर का कीवर्ड डाटा एंट्री पर्पज के यूज होता है। उसको पढ़ते कैसे है कि जो ही जब वो फॉर्म फिल होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर आइटम को ऐड, जो भी उसकी डिटेल ऐड करता है और ऐड की रिक्वेस्ट करता है, उसके बैकएंड पे एक सिस्टम का ये मेथड कॉल होता है जिसका नाम है ऐड आइटम। तो इसको पढ़ते कैसे, एंटर किया इस ऐड आइटम के मेथड के अंदर ये इन्फॉर्मेशन, कौन सी इन्फॉर्मेशन, ये आई अंडरस्कोर मॉडल, आई अंडरस्कोर प्राइस, और काफी सारे एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पर एक और छोटी सी मिस्टेक आप नोट कर दें, ये आप जब पैरामीटर्स एट्रीब्यूट के नाम लिखेंगे तो आई प्राइस के बाद आपने कॉमा लगा के फिर डॉट 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 3 डालें, इसका मतलब आगे सारे। तो ये छोटी सी मिस्टेक है, ये ठीक कर लें, मतलब बेहतर हो जाएगा इसमें। तो अमूमन जो कन्वेंशन होती है मोर की, उसमें कॉमा डाल के डॉट डालते हैं, वैसे डॉट नहीं डालते, पहले कॉमा होता है फिर डॉट। फिर आइटम सिस्टम की में ये रिक्वेस्ट हो जाएगी और सिस्टम उसको कंफर्मेशन सक्सेसफुली आइटम ऐड हो गया, एक मैसेज शो कर देगा। ये जो सिस्टम की तरफ से डॉटेड लाइन में, इसमें आप इंग्लिश में मैसेज देते हैं। अब कई लोग ऐसे होंगे जिनको ये टेक्निकल, सेकंड सी बात है, टेक्निकल पॉइंट है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, तो आसान है। अब लोग जिनको नहीं आता वो इंग्लिश में लिख दें आइटम ऐड हो गया सिस्टम ने, तो वो गलत हो जाएगा, मीन उसके नंबर कट जाएंगे। अगर आपका ये 5 नंबर की एक एसएसडी है तो आपको सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे, या अगर आपने सारी कन्वेंशन ठीक लिखी है, मेथड नेम या पैरामीटर नहीं दिया, तो आपके 2 या 3 नंबरों के 2% या 3% कट जाएंगे। तो ये याद रखिए कि छोटी छोटी गलतियां करेंगे, एसएसडी का नाम नहीं ऊपर लिखा, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्राइमरी एक्टर प्रॉपरली आपने नाम नहीं लिखे जिसको एक्सेस था। फॉर एग्जांपल ऐड आइटम, मैंने कहा डाटा एंट्री ऑपरेटर को एक्सेस है, आप एडमिनिस्ट्रेटर भी लिख रहे हैं, डीओ भी लिख रहे हैं, तो वहां से नंबर कटेंगे, इट मींस कि आपको पता नहीं। तो ये रिपीटेटिव का भी साइन है कि अगर वो डाटा एंट्री ऑपरेटर ने बार बार वो ऐड आइटम को इन्वोक करना है या एक्सेस करनी है या उसकी रिक्वेस्ट करनी है, तो ये रिपीटेशन का एक आपको ये एक लूप नजर आ रहा है, और ये सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप है। और इसी की अगर आप फुल एड्रेस यूज केस में जाएं तो वहां पर आपने यूजर साइड पे लिखना है कि अगर यूजर ने मोर एंट्रीज करनी है या रिपीटेटिव एंट्रीज करनी है तो रिपीट करेगा स्टेप, जो भी जो नंबर वहां पर रिपीट हो रहे हैं। तो ये रिपीटेशन का लूप है। इसी तरह सर्च को देखें, दोनों को एक्सेस है। ये जो ऐड का काम है ये डाटा एंट्री ऑपरेटर लेवल का काम होता है, मगर सर्च जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो भी कर सकता है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर भी सर्च कर सकता है कि आया कि जो है ये रिकॉर्ड फाउंड हो रहा है, जो मैंने ऐड किया वो सर्च भी हो रहा है कि डला भी है कि नहीं। इसी तरह स्टार सर्च आइटम प्रोसेस किया, मेथड का नेम देखिए सर्च आइटम है, सर्च अंडरस्कोर आइटम लिख लें सर्च आइटम। मैंने कल बताया था कि मेथड को लिखने का एक कैमल नोटेशन होती है। कैमल नोटेशन का मतलब यही है कि पहला वर्ड जो है मेथड नेम का, उसका जो वर्ड वो स्मॉल में लिखेंगे और दूसरे वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल में लिखेंगे। और या आप इस तरह भी लिख सकते हैं सर्च अंडरस्कोर आइटम अंडरस्कोर, तो वो ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि ये 2 वर्ड कनेक्टेड है, उसको कनेक्ट करने के लिए आप ये कर रहे हैं। तो मेथड को सर्च करना आइटम, और आप रिक्वायरमेंट में भी जाएं तो आप जब आप रिक्वायरमेंट में लिख रहे होंगे आइटम नंबर या मॉडल नंबर से सर्च करेंगे तो वही पैरामीटर में हमने डाला और जो भी उसका स्टेटस है वो शो ऑन हो गया। तो हमेशा जब सर्च करते हैं या अपडेट करते हैं तो जो भी उसका रिजल्ट है वो शो हो जाता है, मगर अपडेट में कंफर्मेशन आ जाती है। सर्च जब करेंगे तो हमेशा आप इस तरह का मैसेज लिखेंगे कि स्टेटस शो हुआ। जब आप ऐड करते हैं, जब आप अपडेट करते हैं तो हमेशा उसकी कंफर्मेशन होती है कि सक्सेसफुली ऐड हो गया, कंफर्म कर रहे हैं हम, सक्सेसफुली अपडेट हो गया। और अपडेट का भी मैंने कल लास्ट टाइम रिपीट किया था, अपडेट भी के प्रोसेस स्टार्ट हुआ, सर्च सबसे पहले हुआ, सिस्टम थर्ड स्टेप में क्या हुआ, देखिए सिस्टम ने डॉटेड लाइन में आइटम का स्टेटस शो कर दिया, फिर फोर्थ लाइन में यूजर की रिक्वेस्ट हुई, अपडेट आइटम, मेथड कॉल हुआ ना, उसके अंदर सारे पैरामीटर्स गए और सिस्टम ने उसको सक्सेसफुली अपडेट किया। अगर ये बार बार रिपीट करना है तो ये देखिए प्रोसेस जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां से नहीं होगा, उसके सेकंड स्टेप से होगा। मगर इसमें जो और ख़ास बात है कि जो रिपीटेशन की लूप की खिड़की है, ये आपने जो सिस्टम बाउंड्री डॉटेड लाइन में शो हो रही है उसके बाहर से लगानी है। तो ये बहुत ईजी है। इसी तरह आप सारे देखें, यही कन्वेंशन देखें, ऐड डीलर है, देखें ये एंटर का वर्ड यूज़ हो रहा है, स्पेस देंगे, इसमें स्पेस नहीं दी, मेथड का नेम आ जाएगा, कौन सा मेथड जो आप बनाएंगे, BLL क्लास, सेकंड क्लास। ये नहीं है कि अगर आप एंटायर में कोडिंग ही नहीं कर रहे, ग्राफिकल के पीछे सारी कोडिंग कर रहे, इस तरह नहीं होती। फॉर्म के पीछे वहीं पर वैल्यू गेट करके वहीं पर कनेक्शन, वहीं पर क्यूरी, वहीं पर प्रोसेसिंग नहीं होती। आपको 2 लेयर या 3 लेयर अडॉप्ट करनी पड़ेगी जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर SSD को हम ख़त्म करते हैं। जितनी भी आपकी SSD है वो आप इसी पैटर्न से करेंगे। और अब जो है हम इस डॉक्यूमेंट को तो बाहर में आएंगे, बट अब हम जो है
एक देखेंगे कि ER डायग्राम का मतलब क्या है, क्या डेफिनेशन है, ER डायग्राम बनाने के लिए कहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको ER डायग्राम बनाने में आपको हेल्प करेंगे। ये चीज़ आगे पढ़ते हैं और हमारा जो लेक्चर जो है वो नेक्स्ट सेशन यानी 1:10 तक लेक्चर जाएगा और 1:15 पे नेक्स्ट सेशन शुरू हो जाएगा। तो ये चलता जाएगा ताकि आपको ER बनाने के, लोगों ने पढ़ा है मगर उन्होंने प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया, उन्होंने प्रोजेक्ट पे अप्लाई नहीं किया, उन्होंने अपने अपने प्रैक्टिकल किसी चीज़ पे अप्लाई नहीं किया। एग्जाम्पल एक चीज़ करना या टीचर ने कोई एग्जाम्पल कराई या आपको एक टास्क दे दी, उसकी आपने एंटिटीज आइडेंटिफाई करनी, उसकी इतनी प्रैक्टिस नहीं होती जो लाइव आप अपने प्रोजेक्ट की एंटिटीज। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम डेफिनेटली जब आप डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे होते हैं, एनालिसिस फेज के बाद डिज़ाइनिंग की जब फेज आती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेफिनेशन कहती है कि इट्स अ सिस्टमैटिक स्टडी। सॉफ्टवेयर को डेवलप करना एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, सिस्टमैटिक एक वे से आप पहले प्लानिंग, फिर एनालिसिस, फिर डिज़ाइन, फिर इम्प्लीमेंटेशन, फिर टेस्टिंग करते हैं। बट आइटरेटिव प्रोसेस मॉडल्स को यूज़ करते हुए, जिस तरह मैंने रफ प्रोसेस मॉडल पढ़ाया, या इटरेटिव है, या प्रोटाइपिंग आप या आप स्पाइरल मॉडल अप्लाई करते हैं अगर डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स है कि लेंथी प्रोजेक्ट है, 2 to 3 इयर्स है और रिक्वायरमेंट्स विद द पैस ऑफ टाइम चेंज होने का खर्चा है, मैनेजमेंट चेंज, तो आप स्पाइरल कर सकते हैं। बट ऑल वो कहते हैं ना ईस्ट एंड वेस्ट, रप इज़ द बेस्ट। तो रप को दुनिया फॉलो इसलिए करती है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान में नहीं, 80% से ज़्यादा, क्योंकि रप क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है और रप एक ऐसा वाइड प्रोसेस है जो टेक्निकल और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट परस्पेक्टिव से भी ट्राई करता है। तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, एंटिटी का पहले मतलब, एंटिटी को टेबल भी कहा जाता है, एंटिटी को एक रिलेशन भी बोला जाता है। डेटाबेस में एक एंटिटी क्रिएट करना, एक टेबल क्रिएट करना होता है। एंटिटी का टेबल क्रिएट करने का एक और वर्ड भी एंटिटी है। रिलेशन, रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा है, रिलेशन का मतलब ही है रिलेशन टेबल जो बनाते हैं, रिलेशन मॉडल बनाते हैं, रिलेशन का मतलब एक टेबल। तो एंटिटी का पहले मतलब पता होना चाहिए कि एक एंटिटी उसको पिक करते हैं जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। और आपने डेफिनेशन एक चीज़ देखी होगी कि कोई भी चीज़ जो नाउन के जुमरे में आ जाती है, किसी नेम का जिक्र, नाउन का मतलब है किसी नाम का जिक्र, किसी प्लेस का जिक्र, किसी थिंग का जिक्र, और अगर कोई इवेंट वगैरह भी कोई चीज़ है तो वो भी आप एक उसको नोट कर लेते हैं। अगर तो ये जिस तरह हमने कॉन्सेप्चुअल मॉडल पढ़ा था, अगर आपको याद हो, ऑब्जेक्ट को जब हम ब्रेक डाउन कर रहे थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस क्या करता है, कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करता है। प्रॉब्लम डोमेन में से जो आपको डोमेन मिली, आप उसमें कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं, और कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने की टेक्निक क्या है, नाउन को आइडेंटिफाई करना। तो नाउन को जब ब्रेकअप कराया था, तो याद अगर आपको आ रहा होगा, आस्ता बिल्कुल आपके नोट्स में भी होगा, लेक्चर में भी होगा, तो नाउन को किस तरह ब्रेक डाउन करते हैं कि नेम का जिक्र हो, प्लेस का जिक्र हो और किसी थिंग का जिक्र हो। तो इवेंट को जो है वो वर्ब की कंसिडरेशन में आ जाता है। कोई चीज़ एक्शन परफॉर्म हो रहा है, कोई इवेंट एक्टिविटी हो रही है, तो वो वर्ब आ जाती है। वर्ब जो होता है वो मेथड्स आ जाते हैं, वो एक अलग चीज़ आ जाती है। तो बेसिकली जो कोई एक्टिविटी या वर्ब है वो भी आप नोट तो करते हैं, वो देखते हैं कि अगर हम इसको डेटाबेस में हमने इस चीज़ को भी रिकॉर्ड करना है, फॉर एग्जांपल सेल है, परचेज है, तो डेफिनेटली वो भी आपकी एक एंटिटी में आ जाता है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी हमने बिजनेस का एक सिस्टम बनाना है, तो डेफिनेटली आप उसमें परचेज भी करके ले आ रहे होते हैं, सप्लायर आपके पास होते हैं, आप सेल करते हैं। तो ये परचेज सेल क्या है, ये एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी हो रही है, आप खरीद के ला रहे हैं। सेल, आप सेल एक एक्शन परफॉर्म करें, कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, तो कोई जो है ये भी आपकी एक एंटिटी होती है। तो जो नाउन है जिसमें नेम, प्लेस, कोई थिंग और इवेंट कोई एक्शन या वर्ब कोई चीज होती है, ये सारे आपके एंटिटीज में आ जाती है। तो एक चीज ये प्रिटी क्लियर करना, कॉन्सेप्ट भी पक्के याद रखना, रट्टे नहीं लगाने, कि एक आपको वर्ड बाय वर्ड चीज पता होनी चाहिए कैसे है। तो मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि ये चीजें अभी हम आगे देखते हैं। अब ये देखते हैं, आगे बढ़ने से पहले ये देखते हैं कि ये कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जहां से आपको एंटिटीज को आइडेंटिफाई, डायग्राम तो बाद में बनती है, पहले तो आप एंटिटीज आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके सारे एट्रीब्यूट देखते हैं, फिर आप उसमें देखते हैं कि प्राइमरी की क्या हो सकती है, कौन सी प्राइमरी की अगर नहीं है तो कंपोजिट, ये सारी चीजें डेफिनेशन हम रिपीट करेंगे और टर्म पक्के करेंगे कि ये क्या चीज है। अब देखें कि आपने जब प्रॉब्लम डोमेन या आप आइडेंटिफाई करते हैं और आप जब सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं, यानी डोमेन को अंडरस्टैंडिंग करते हैं, डोमेन मॉडल तो अब आस्ता इसके बाद डॉक्यूमेंट देखेंगे, मगर आप डोमेन को जब अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, एसआरएस को पिक कर रहे होते हैं, जी काइंडली जिन्होंने ये लेट ज्वाइन करते हैं और ये इनके माइक्स अनेबल होते हैं, वो काइंडली जब ज्वाइन कर लें तो अपने माइक्स को डिसेबल कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच। और
SRS एक डॉक्यूमेंट है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, वो आपको हेल्प आउट कर रहा होता है एंटिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब कैसे SRS हेल्प आउट कर रहा होता है, देखिए आप ये देखिए जो आपने मॉड्यूल्स बनाए हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी हम एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, आपका एक मॉड्यूल है सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी मैनेजमेंट का, यानी आप उसमें लॉग इन ID पासवर्ड ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो वो सिक्योरिटी का एंटिटी नहीं बनेगी, आप उसको आप कह सकते हैं कि लॉग इन का एक या यूजर तो एक अलग एंटिटी बनेगी, यूजर एक अलग एंटिटी बनेगी कि यूजर आपके कौन कौन से, उसका एक टेबल मेंटेन हो रहेंगे कि उनकी टाइप क्या है, उसको आप अगर उसकी आईडी पासवर्ड वगैरह सारे देना चाह रहे हैं तो वो सारी एक यूजर की एंटिटी बन सकती है, उसमें उनके लॉगिन हो सकते हैं, उसमें उनके रोल्स हो सकते हैं कि वो ऑपरेटर एडमिनिस्ट्रेटर है, वो यूजर की एंटिटी। फिर आपकी एक एंटिटी है एम्प्लॉय की, एक एंटिटी है एम्प्लॉय मैनेजमेंट एक एंटिटी है, तो एम्प्लॉय की एक एंटिटी बन जाएगी। अभी ये नॉर्मलाइजेशन होकर एम्प्लॉय के टेबल टुकड़ों में टूट जाएंगे, वो एक अलग खाता है। अभी हम सिर्फ एक एंटिटी की एक लिस्ट बना रहे हैं एम्प्लॉय। अगर आप उनके अटेंडेंस देखना चाहते हैं, डेफिनेटली अटेंडेंस एक एंटिटी है। फिर अगर आप उनका डिपार्टमेंट मेंटेन करना चाहते हैं, वो एक एंटिटी है। अगर आप उनकी सैलरी देखना चाहते हैं, सैलरी का मॉड्यूल है, वो एक एंटिटी है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। बेशक अपने अपने नोट्स आपने रजिस्टर रखे होते हैं और अपने वो साथ साथ सारी चीजें रखी होती है, तो आप उनको साथ साथ नोट भी करते रहा करें। जो पॉइंट लेक्चर में तो होता है, मगर आप साथ साथ जो सॉलिड पॉइंट होता है, जो एक कोर पॉइंट होता है, वो एक छोटा सा बुलेट पॉइंट बना दिया करें। तो SRS जो डॉक्यूमेंट है, उस SRS के अंदर जो आपके मेजर मॉड्यूल्स हो रहे हैं, मॉड्यूल्स के ना, वो एक एंटिटी आपके पास आ रही है। तो दूसरा, उससे पहले एक डेफिनेशन, अगर आप पूरी प्रॉब्लम डोमेन में नजर दौड़ाएं, तो जो नाउन है, जिस तरह हम कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करते थे, बिल्कुल डोमेन मॉडल भी बनाना पड़ता है। क्योंकि अभी डोमेन मॉडल अगर मैं आपको शुरू में पढ़ा देता तो आप कहते हैं यार अभी कोई चीज सिस्टम में शुरू नहीं हुआ, मॉडल क्या होता है, ये क्या चीज होती है, एक्टर क्या होते हैं, ये डोमेन मॉडल में क्या होता है। तो स्टेप बाय स्टेप टीचर पढ़ा रहा होता है और इसकी आउटलाइन में भी इसी तरह होता है। तो डोमेन को जब अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपको याद होगा ऑब्जेक्ट एनालिसिस में कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है जिसको डोमेन मॉडल बोलते हैं। डोमेन मॉडल लफ्ज यही शो कर रहा है कि आपकी प्रॉब्लम डोमेन क्या है, उस प्रॉब्लम डोमेन के अंदर आपके कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है जो नाउन की स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके हो सकते हैं। ठीक है, फिर आगे आगे जो कोडिंग पॉइंट से जाते हैं, तो हम सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स की तरफ जाते हैं। सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट का मतलब है कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो क्लासेस में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिनकी क्लास एक्चुअल बन रही है। तो एक ये याद रखना कि एंटिटी बेसिकली उसको बनाया जाएगा जो आप जिस इंफॉर्मेशन को आप स्टोर कर रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट्स में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होंगे जो कि आगे कोडिंग में हमें रिक्वायर्ड नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल हमने स्टोर मैनेजमेंट की बात की थी, जो स्टोर का नाम है, जिस तरह उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए आप कोई सिस्टम बना रहे हैं, पार्किंग, FUST तो एक कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट है, एक जगह है, प्लेस है, बट उसकी अगर इंफॉर्मेशन अगर हम डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं करें तो उसकी एंटिटी बनाने का फायदा नहीं है। एंटिटी उसको ही बनाना है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी आप यूजेज कर रहे हैं, ये बात याद रखना। तो इसलिए डोमेन मॉडल में से हेल्प तो मिलती है, मगर ये नहीं कि हर डोमेन मॉडल का कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट है वो एक एंटिटी बना देंगे। तो इसलिए जो SRS का जो डॉक्यूमेंट है, जो आपके जो मॉड्यूल्स हैं, वो आपकी पहली एक हेल्पिंग पॉइंट है एंटिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। वो ठीक है, तो एंटिटीज तो आपने वहां से आपने उठानी है और देखना है। प्रॉब्लम डोमेन में से भी देखेंगे यार कोई एंटिटी रह तो नहीं गई। अब वो जिस तरह मैं मिसाल दे रहा था कि FUST, तो FUST एक कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट तो था, हाँ जी जगह है, बट डेटाबेस में हमने ना उसकी कोई स्टोरेज करनी है ना उसकी इन्फॉर्मेशन, तो एंटिटी उसकी नहीं बनेगी। ये याद रखना। ये डिफरेंस भी मैंने बता दिया कि हर कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट्स में, कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट जो आपने आइडेंटिफाई किया, उसमें जो डायग्राम में आपने एक कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट बनाया, तो वो एंटिटी नहीं बनेगी। जो आपके मॉड्यूल्स हैं, मेजर मॉड्यूल, वो एंटिटी बनेंगे। उसके अलावा भी आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये नहीं कि वही सारी टोटल एंटिटीज हैं, जो भी आप उसमें और वर्किंग करते हैं, जो आपको और जिसकी स्टोरेज रिक्वायर्ड है, जो आपने स्टोर करना है, वो एंटिटी पे। अब बंदा कहता है कि एंटिटी तो हमने पिक कर ली, लेट से हमने कहा जी एम्प्लॉय मैनेजमेंट एम्प्लॉय एंटिटी है, इसके एट्रीब्यूट्स कहाँ से आएंगे? अगर आपने SRS में इस तरह लिखा होता, एम्प्लॉय मैनेजमेंट में के मैनेजमेंट के अंदर एक फंक्शनल फीचर था ऐड एम्प्लॉय, अगर आपने इस तरह लिखा होता कि ऑपरेटर विल ऐड एन एम्प्लॉय इनटू द सिस्टम, ये रिक्वायरमेंट्स में लिखा होता है SRS के अंदर 1 में, और लिख देते हैं ऐड हो गया, तो भाई वो क्या एट्रीब्यूट्स है? जब तक आप एट्रीब्यूट्स नहीं लिखेंगे या सारी रिक्वायरमेंट्स या उसकी जो पॉलिसी है वो चीज़ आपको क्लियर नहीं होगी, तो आप ये देखिए एंटिटी के साथ जो एट्रीब्यूट्स आपने एक ब्रैकेट में लिखने होते हैं, वो कहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे? इट मीन्स कि अगर नहीं लिखे तो दोबारा से आप एनालिसिस करेंगे, दोबारा से प्रीवियस स्टेप पे जाएंगे, दोबारा से क्लाइंट्स के पास जाएंगे, दोबारा से डॉक्यूमेंट्स खंगालेंगे कि भाई कोई फॉर्म बताओ, कोई डाटा बताओ, क्या फिल करते हो, कैसे। तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए
कि आपको उसके एट्रीब्यूट्स के लिए एसआरएस में सारे एट्रीब्यूट्स लिखने हैं, और एसआरएस में रट्टे नहीं लगा के लिखने। वो आप जब आप इंटरव्यू कर रहे हैं, जब आप रिक्वायरमेंट्स को पूछ रहे हैं, क्लाइंट से डाटा ले रहे हैं, कोई फॉर्म ले रहे हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन करके टेक्निक्स लगा रहे हैं रिक्वायरमेंट सिस्टम को अंडरस्टैंड कर लिए, तो वो सारे एट्रीब्यूट्स आप नोट करते हैं कि कैसे कैसे है, कौन से एट्रीब्यूट है, क्या चीज़ है। और सिर्फ एट्रीब्यूट्स नोट नहीं करते, वो सारी पॉलिसी पूछते हैं कि किसको ऑथराइज्ड है, ये ऐड कैसे होगा, इसके बाद डाटा कहाँ जाता है। ये सब क्वेश्चंस को आपने आंसर देना है। तो ये चीज़ याद रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग जो है पता ही नहीं होता एंटिटी क्या पिक करना है, एंटिटी का मतलब क्या है, और एंटिटी आती कहाँ से है, कौन कहाँ से आपको एक हेल्प आउट हो सकती है। ये सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर रहा हूँ। ये इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मेरे ख्याल से डेटाबेस के भी जो आपके टीचर्स होंगे उन्होंने भी इस तरीके से, इस एग्जाम्पल से, इस तरीके से आगे कैरी नहीं किया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम श्योर कि आपके कोई लेक्चर के कमेंट्स लाजमी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया करें, और वो स्टूडेंट्स को भी जो और सुनने वाले हैं, जो नहीं सुनते ये वो लेक्चर सुनते हैं, वो तासुरात देखा करें कि यार आज के लेक्चर में क्या बात खास थी, या आज कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन रह गया हो, तो वो अगर यहाँ पर ना मैं एक्सप्लेन कर सकूं तो आप वो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे। एक्सक्यूज मी। जी आगे बढ़ते हैं। एंटिटी के एट्रीब्यूट्स, जो सारे एट्रीब्यूट्स हैं वो आप देख लें कि अगर आपके पास एसआरएस में आपके पास एट्रीब्यूट्स ये सारा डाटा नहीं है, और वो आपको फिर मसला हो जाएगा। इसलिए एसआरएस में डिटेल सारी रिक्वायरमेंट्स और सारी तफसीलात लिखती है, और सारी तरीकाकार आपको, सिर्फ रिक्वायरमेंट्स नहीं, आपको सारे एट्रीब्यूट्स और फिर उसकी लॉजिक और रूल्स और पॉलिसीज और डाटा और सब चीज़ें नोट होनी चाहिए, तब जाके आगे सारी चीज़ बनती है। अब आ जाते हैं कि एंटिटी मैंने बताया एक फिजिकल एग्जिस्टेंस जो नाउन है, या उस चीज़ को जिसकी आप कोई डेटाबेस के अंदर रिकॉर्डिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल, ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं, वो सारी उसी की एंटिटी बनती है। रिलेशनशिप, दो एंटिटीज़ के दरमियान एक रिलेशनशिप का ताल्लुक, उसको शो किया जाता है। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप होता है वो देखेंगे, जिसको कार्डिनलिटी भी बोला जाता है, जो रिलेशनशिप ऑफ टाइप 1 to 1, 1 to many, many to many होता है। किस तरह 1 to 1 होता है, 1 to many क्या होता है, many to many क्या होता है, इसमें क्या रूल्स होते हैं, ये सब देखेंगे आज के सारे लेक्चर। आगे बढ़ते हैं कि जो आपकी नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन की टाइप्स 5 होती हैं, कोई 3, कोई 7, कोई अनलिमिटेड नहीं होती, लोगों को पता ही नहीं है। 5 टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन है। अगर आप किसी ने रिसर्च करनी है, हाँ वो नेक्स्ट एक्सटेंड ला सकता है। तो एक तो ये चीज़ करनी चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन क्यों करते हैं, सो दैट डाटाबेस एनॉमलीज ना हो, डाटाबेस में डुप्लीकेट डाटा ना हो, डाटाबेस में इनकरेक्ट डुप्लीकेट डाटा भी आ जाता है और इनकरेक्ट भी आ जाता है। डुप्लीकेट डाटा रिपीट होके अभी ये रिकॉर्ड्स में आ जाता है। डेफिनेटली अगर आप रिकॉर्ड दे कितनी सेल हुई, अगर सेल वो मल्टीपल होके आ जाएगी तो वो आपके काउंटिंग में गलती हो जाएगी, जिस पर आप डिसीजन मेकिंग नहीं बदल। तो इतनी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डुप्लीकेट डाटा आ जाता है, एनॉमलीज, इनकरेक्ट डाटा आ जाता है, वो बहुत सारी चीज़ें फिर प्रॉब्लम आ जाती है। सो दैट्स व्हाई डेटाबेस को नॉर्मलाइज करना ज़रूरी है। और नॉर्मलाइजेशन की 5 टाइप्स होती हैं, और अमूमन जो नॉर्मलाइजेशन है वो जो 3NF तक अगर आप जाएं, अगर डेटाबेस के एंटिटीज़ की नॉर्मलाइजेशन जितने भी आपने एंटिटीज़ पिक की हैं, और उसको हर एक एंटिटी को 1 से लेके 3NF तक अगर आप करें, तो डेटाबेस बड़ा ज़बरदस्त बैलेंस और नॉर्मलाइज हो जाता है। और एक याद रखिए, प्रोफेशनल में जब आप एनालिसिस में SRS कंप्लीट कर लेते हैं और SRS वेरीफाई हो जाती है, ये नहीं कि आपने अपनी SRS बना ली और क्लाइंट्स के साथ चेकलिस्ट के साथ वेरीफाई नहीं किया, तो वेरिफिकेशन भी करते हैं कि क्या आया, यही रिक्वायरमेंट्स थी, यही फीचर्स थे, यही काम था। इसलिए प्रोटोटाइप बनाया जाता है सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए, अगर कोई चीज़ रह गई है तो वो क्विकली क्लियर करने के लिए, और फिर आप आगे बढ़ते हैं। और जब आप एनालिसिस फेज कंप्लीट कर लेते हैं तो कोडिंग से पहले डेटाबेस डिज़ाइन किया जाता है। जब डेटाबेस डिज़ाइन हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है, नॉर्मलाइजेशन हो जाती है, प्रोफेशनली तौर पर डेटाबेस डिज़ाइन जब हो जाता है, उस डिज़ाइनिंग के बाद कोडिंग नहीं शुरू होती है। उस डेटाबेस डिज़ाइनिंग के बाद इंटरफेस डिज़ाइन होते हैं, यानी ग्राफिक्स, लेआउट्स वगैरह डिज़ाइन होते हैं। तो याद रखें कि नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह जो है ना, आप डेटाबेस भी डिज़ाइन, आपने रिलेशन, नॉर्मलाइजेशन, ये सारी वीकेंड पे काम करना है, तो आपने डेटाबेस भी डिज़ाइन करना है। सिर्फ ये डॉक्यूमेंट की जीनत नहीं हो जानी चाहिए, डायग्राम बन गई, एंटिटी हो गया, एरो हो गया, आपने डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट करने हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें कर, आप ये पेपर रफ वर्क में काम करें, अपने रजिस्टरों में काम करें, फिर उसको नीट करें, आपकी प्रैक्टिस भी होती है।
ग्रुप मेंबर्स बैठ के करें, अपने ग्रुप शेयर करें, लाइव जूम सेशन शेयर करके एक दूसरे के साथ ग्रुप मेंबर से शेयर करें, ऐसे ऐसे वो नोट करता रहे, स्नैपशॉट शेयर करें, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके भेजें। तो ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी हैं, और अपने ग्रुप्स जो हैं जहाँ जहाँ बैठे हैं अपना आप इजीली कोऑर्डिनेट करके काम कर सकते हैं। हम भी ऐसे काम करें, हम जो फाइनल प्रोजेक्ट्स की एवेल्यूएशन कर रहे हैं, जो आपके 8 सेमेस्टर की हैं, कुछ और टास्क करें, तो हम इसी तरह काम करें। तो एक चीज़ ये याद रखनी है कि इस तरह हो रहा है, और नॉर्मलाइजेशन जो है 1 से लेके 3NF तक करें, तो वो आपकी नॉर्मलाइजेशन जब आप कर लेते हैं तो डेटाबेस बड़ा ज़बरदस्त बैलेंस होता है। और मैंने बात की कि डेटाबेस जब नॉर्मलाइजेशन हो जाती है, फिर आप डेटाबेस डिज़ाइन करने के बाद ग्राफिक्स और लेआउट्स को डिज़ाइन करते हैं, फॉर्म्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं, और जब वो प्रोटोटाइप क्लाइंट से ओके हो जाता है, फिर आप उसके बैक एंड पे जाके कोडिंग करते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप इस तरह होता है। अच्छा, अब आगे देखते हैं कि एंटिटी हमने देख ली, और नॉर्मलाइजेशन पे बाद में आते हैं वो क्या चीज़ होती है, और फिर हम आ जाते हैं कि एक एट्रीब्यूट क्या होता है, एक एटॉमिक वैल्यू क्या होता है, एक मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है, और फिर प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होती है, कंपोजिट की क्या होती है, मिनिमल सुपर की क्या होती है। हेलो। ये सारी चीज़ें